लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 शैक्षिक प्रबंधन। सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ। शैक्षिक प्रबंधन के अर्थ के बारे में यदि हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन एक संकीर्ण अवधारणा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक अन्य लोगों के साथ सहयोग एवं समन्वय का वातावरण बनाते हुए शिक्षण संस्थान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक सह शैक्षिक क्रियाओं व गतिविधियों का संचालन करता है। अब यदि हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन को दो अर्थों में हम समझ सकते हैं। सबसे पहले है शिक्षण एक व्यवसाय। जिस प्रकार से किसी व्यवसाय में किसी वस्तु या सेवा के बदले में धन का अर्जन किया जाता है, उसी प्रकार आज शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक बालकों के मानसिक विकास के बदले में उनसे धन की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से यह आज एक व्यवसाय हो गया है जिसमें शिक्षक अपनी सेवाओं के बदले में धन प्राप्त करता है। दूसरा है शिक्षा एक प्रबंधन। शिक्षा वास्तव में एक प्रबंधन है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में इस प्रकार का वातावरण स्थापित किया जाता है जिससे उसका उन्नयन हो, उसका विकास हो और जो हमारा बौद्धिक विकास है उसका उन्नयन हो सके। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताओं के द्वारा हम शैक्षिक प्रबंधन को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला है प्रबंधन उत्पादन का एक आर्थिक संसाधन है। प्रबंधन उत्पादन का आर्थिक संसाधन है। इसके माध्यम से ही हम अर्थ की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि प्रबंधन द्वारा ही मानवीय, भौतिक या विभिन्न प्रकार के साधनों को इकट्ठा करके अर्थ की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है प्रबंधन एक अधिकार व्यवस्था है। प्रबंधन एक अधिकार व्यवस्था है क्योंकि प्रबंधन में एक व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वह किसी भी निर्णय लेने के लिए उसके पास अधिकार होते हैं और उन अधिकारों का प्रयोग करके वह विद्यालय की जो योजनाएं होती हैं उनको सफलतापूर्वक संचालन करता है और अब जो उनका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके बाद प्रबंधन एक लोक समूह है। प्रबंधन एक लोक समूह है। इससे आशय है कि जो प्रबंधन का कार्य है वह एक सामाजिक कार्य है। प्रबंधन में वही निर्णय लिए जाते हैं जो समाज के लिए हितकारी होती हैं, जिन हितकारी होते हैं या जिनके माध्यम से समाज का उन्नयन या उत्थान हो सकता है। इसके बाद है प्रबंधन मूल रूप से क्रिया है। प्रबंधन मूल रूप से क्रिया है क्योंकि प्रबंधन में हम किसी न किसी कार्य के संपादन होने की बात करते हैं या किसी कार्य को संपादित करते हैं। इसके बाद है प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन या विभिन्न प्रकार के शैक्षिक क्रियाओं में शामिल जो लोग हैं उनके साथ सहयोग करके उनकी सहमति से जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह एक सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है, सामाजिक क्रिया कहलाता है। इसके बाद प्रबंधन का दायित्व काम कराना है। प्रबंधन का दायित्व काम कराना है। इससे मतलब यह है कि प्रबंधक स्वयं कार्य न करके वह विभिन्न प्रकार के साधनों को उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास करता है जिससे वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी या शिक्षणेतर कर्मचारी, जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न समूह हैं, इनके माध्यम से प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके बाद है शैक्षिक प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। शैक्षिक प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी विद्यालय का परिणाम अच्छा आता है तो लोग वहां पर प्रवेश के लिए
प्रोत्साहित होते हैं और अपने बच्चों के प्रवेश के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। अब उस विद्यालय के परिणाम अच्छे आने से ही वहां की प्रबंधन व्यवस्था अच्छी मानी जाती है और यह अदृश्य शक्ति है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता है। परिणाम के माध्यम से ही लोग समझ लेते हैं कि वहां की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए वहां पर प्रवेश कराना चाहिए। इसके बाद है प्रबंधन तथा स्वामित्व दो पृथक धारणाएं हैं। प्रबंधन और स्वामित्व दो पृथक धारणाएं हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों के मालिक आज विभिन्न विद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। वह वहां का जोखिम उठाते हैं, वह उस पर पैसा लगाते हैं, किंतु वहां पर उसका प्रबंधन करने वाला व्यक्ति कोई अन्य होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंधन और स्वामित्व पृथक धारणाएं हैं। इसके बाद है प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है, यह विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होती है, चाहे वह औद्योगिक इकाइयां हो, चाहे वह गृह प्रबंधन हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह किसी सेवा का क्षेत्र हो, सभी जगह प्रबंधन के कार्य होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सार्वभौमिक क्रिया है। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र। शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्रों की बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्रों को 9 भागों में बांटा गया है। तो 9 कौन कौन से भाग हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। सबसे पहला है उत्पादक प्रबंधन। उत्पादक प्रबंधन के अंतर्गत प्रबंधक उत्पादन कार्यों के बारे में लेखा जोखा रखता है या उत्पादन संबंधित सूचना इससे प्राप्त करता है। शैक्षिक उपलब्धि के दृष्टिगत इसमें कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक लेखे जोखा जो लेखा जोखा होता है उसके बारे में कार्य किया जाता है। इसके बाद है विकास प्रबंधन। विकास प्रबंधन के अंतर्गत भविष्य में किस प्रकार के डेवलपमेंट की जरूरत है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, यह इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। इसके बाद है वितरण प्रबंधन। वितरण प्रबंधन से आशय है कि विद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी, उनको किस प्रकार का कौन सा कार्य बांटा जाएगा, किस प्रकार से उनको कार्यभार सौंपा जाएगा, यह इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद है क्रय प्रबंधन। क्रय प्रबंधन से आशय है विद्यालय में जो भी संसाधन हैं उपलब्ध नहीं है उनके क्रय करने संबंधित क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार से क्रय करना है, कौन सी वस्तु क्रय करना है, कैसी वस्तु क्रय करना है, ये सब इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद परिवहन प्रबंधन। परिवहन प्रबंधन से आशय है कि जो छात्रों के आवागमन की व्यवस्था है, शिक्षक के आवागमन की व्यवस्था है या अन्य स्टाफ के आने जाने की जो व्यवस्था की बात है, ये परिवहन प्रबंधन के अंतर्गत आती है। इसके बाद है संस्थापन प्रबंधन। संस्थापन प्रबंधन से आशय है कि विद्यालय में और कौन से निर्माण होने हैं, किस प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट करने हैं, ये संस्थापना प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें नई नई योजनाओं के माध्यम से नए निर्माण की बात होती है। इसके बाद है सेवा वर्गीय प्रबंधन। सेवा वर्गीय प्रबंधन से आशय है विद्यालय में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति या उनके कार्य मुक्ति आदि संबंधित क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है कार्यालय प्रबंधन। विद्यालय के विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का रख रखाव, उनको तैयार करना, उनको सुरक्षित करना, यह सब कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कक्षा कक्ष प्रबंधन। कक्षा कक्ष प्रबंधन अधिगम स्तर को ऊंचा उठाने में अत्यंत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षक विद्यालय में ऐसे माहौल का निर्माण करता है जिससे विद्यालय का जो स्तर है वह ऊपर उठ सके। अब हम देखेंगे कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य। कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्यों की बात करें तो पहला है कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लाभान्वित हों। अर्थात जो भौतिक एवं मानवीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करना, जिससे शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लाभान्वित हों। दूसरा है कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न बनाना। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न करना या संपन्न बनाना इसके अंतर्गत आता है, इसका उद्देश्य है। इसके बाद तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना। कक्षा कक्ष प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाया जाता है या बनाते हैं, इसका उद्देश्य है। अब हम देखेंगे
कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए निम्न तथ्यों का प्रबंधन परमावश्यक है। सबसे पहले कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, अर्थात कक्षा कक्ष में जो बैठक व्यवस्था है वह इस प्रकार से हो ताकि सभी बालकों का समुचित विकास हो सके, सभी बालक शिक्षक से इंटरेक्ट कर सकें और उनको आगे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद है छात्रों के कार्यों के प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित हो। छात्र अपने कार्यों का प्रदर्शन कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए स्थान निर्धारित किया गया हो। इसके बाद कक्षा कक्ष की दीवारों का रंग हल्का हो। जो कक्षा कक्ष है उनकी दीवारों का रंग हल्का हो, जिससे छात्र का ध्यान भंग न हो। इसके बाद है कक्षा का परिवेश स्वच्छ और अधिगम हेतु हो। जो कक्षा का परिवेश है वह स्वच्छ और अधिगम हेतु होना चाहिए, जिससे छात्र शांत माहौल में अध्ययन कर सके। इसके बाद सामने की दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर श्यामपट्ट होना चाहिए। श्यामपट्ट की जो स्थिति है वह ऐसी होनी चाहिए कि बालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इसके बाद कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो छात्रों को देखने में कठिनाई होगी और शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका संचालन करने में कठिनाई होगी। इसके बाद है कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत। यदि हम कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांतों की बात करें तो इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है जिसके अंदर हम देखेंगे आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण से आशय है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक को स्वयं पर नियंत्रण करना चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे छात्र भी अपने आप पर नियंत्रण कर सके, जिससे शिक्षण अधिगम स्तर अच्छा हो सके। इसके बाद है समझ और स्वीकृति। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि कक्षा में वह ऐसा माहौल विकसित करें जिससे छात्रों में समझ उत्पन्न हो सके और वह स्वीकृत कर सके या शिक्षक उनके विचारों को स्वीकृत करें, जिससे एक अच्छा माहौल स्थापित हो। इसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कक्षा कक्ष प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्रों का उचित विकास हो सके। उसके बाद है उत्पादक कार्य। उत्पादक कार्य से आशय है कि कक्षा कक्ष में ऐसे कार्यों करना चाहिए जो उत्पादकता से जुड़े हैं। इसके बाद है कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांत। कक्षा कक्ष प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला है नियोजन। कक्षा कक्ष प्रबंधन में कोई भी कार्य करने से पहले संपूर्ण योजना बना लेनी चाहिए कि क्या कैसे प्रकार से करना है। इसके बाद है प्रोत्साहन। छात्रों द्वारा कोई भी कार्य करने पर उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके बाद जिम्मेदारी। छात्रों को कार्य करने के लिए किसी भी विषय वस्तु की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जिससे वह जब जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो वह एक ऐसे नागरिक के रूप में तैयार होंगे जो जिम्मेदार होंगे। इसके बाद है न्यूनतम बाधा। छात्र छात्राओं के सामने न्यूनतम बाधा उत्पन्न करनी चाहिए जिससे उन्हें कठिनाई ना हो। इसके बाद है स्पष्ट नियम। विद्यालय के जो भी नियम हैं, कानून कायदे हैं, वह स्पष्ट होने चाहिए जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके बाद है पुरस्कार। समय समय पर छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में या कक्षा कक्ष में पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे छात्र अधिक रुचि के साथ अध्ययन अध्यापन कर सकें। इसके बाद अच्छा वातावरण। अच्छा वातावरण से आशय है कि कक्षा कक्ष में इस प्रकार का वातावरण हो, प्रकाश युक्त हो, हवादार कमरे हो, जिससे वह खुशहाल महसूस कर सकें और बिना डर के वह अध्ययन अध्यापन कर सकें। इसके बाद है कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याएं। कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं की बात करें तो वह निम्नलिखित है। सबसे नंबर 1 है पर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार। कक्षा में पर्याप्त प्रकाश एवं वायु संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है अपर्याप्त फर्नीचर। आज विद्यालयों में अपर्याप्त फर्नीचर की वजह से छात्रों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, इसलिए पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। एवं इसके बाद है कक्षा में अत्यधिक भीड़। आज कक्षाओं में अत्यधिक भीड़ होती है, जहां पर 30 बच्चों की व्यवस्था होती है वहां बच्चे 60 बैठते हैं, जिससे शिक्षा का माहौल अच्छा नहीं बन पाता। इसके बाद है अपर्याप्त उपकरण। विद्यालयों में अपर्याप्त उपकरण भी प्रबंधन की समस्याएं हैं, कक्षा कक्ष की समस्याएं हैं, क्योंकि आज विद्यालय में पर्याप्त उपकरण का अभाव। इसके बाद है नित्यचर्या का अभाव।
विद्यालय में नित्यचर्या का अभाव होता है, छुट्टी का समय, शिक्षक के आने का समय, उपस्थिति का समय, ये सब नियमबद्ध न होने की वजह से कक्षा कक्ष प्रबंधन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद संशोधन कार्य की समस्याएं, छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण संशोधन कार्य की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके बाद कक्षाओं का एक दूसरे के निकट होना, जब विभिन्न प्रकार की कक्षाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो एक दूसरे के शोर शराबा से शिक्षण कार्य अच्छा नहीं हो पाता। इसके बाद अनुशासनहीनता की समस्याएं, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं के कारण, भीड़ की अधिकता के कारण पीछे के बच्चे अनुशासनहीनता करते रहते हैं, जो कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्या है। इसके बाद अनुपस्थिति की समस्या, अनुपस्थिति की समस्या की बात करें तो आज अनुपस्थिति की समस्या शिक्षा के गिरते स्तर के लिए एक प्रमुख समस्या है, जिसमें दो प्रकार की उपस्थिति है। पहला है अध्यापक की अनुपस्थिति, ज्यादातर अध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं जिससे शिक्षण का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है। दूसरा है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति भी एक मुख्य कारण है शिक्षण अधिगम स्तर के नीचे होने का या शिक्षा के स्तर के नीचे गिरने का, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बिना निदान के हम अधिगम स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते या बौद्धिक रूप से संपूर्ण विकास करने में सफल नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।